कोई बात नहीं सर, आप बोलिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं इस समारोह के लिए, इस विचार गोष्ठी के लिए मैं इसके आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण आयोजन किया है। उड़ीसा हिंदी साहित्य सभा और उससे जुड़े हुए सभी साथियों को, जैसे अभी पिछले वक्तव्य में या कह रही थी मालिक पंडा जी कि मुझे कल यह जान करके बड़ी तकलीफ हुई कि तुलसी जयंती तो मनाई गई लेकिन प्रेमचंद जयंती क्यों नहीं। और ऐसे तमाम सवाल, बहुत सारे सवाल मालिक ने अपने अध्ययन में खड़े किए हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रेमचंद के 100 वर्ष, ये जो रंगभूमि के 100 वर्ष हैं, इन 100 वर्ष पे इसकी चर्चा, इसकी सही चर्चा की जाए और ठीक से नए सिरे से उसे समझने का प्रयास किया जाए। देखिए, जब हम किसी रचनाकार की बात करते हैं तो रचनाकार रचनाकार की अपनी एक विशेष खूबी होती है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि किसको हम 1 नंबर पे कह दें, किसको 2 नंबर पे कह दें। हर रचनाकार अपना एक नया फ्लेवर, एक नए एसेंस के साथ, आप नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से कि प्रेमचंद के आगे दूसरे रचनाकार मध्यम है। जैसे जैसे मैं कहूं, अगर बात करनी हो तो रेणु की बात करनी हो तो आप पाएंगे कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने लेखन में रेणु भी अद्भुत रचनाकार। जहां लेखन कार्य प्रसाद करते हैं, प्रसाद भी अपने लेखन में अद्भुत रचनाकार है। किसी भी रचनाकार को हम 19-20 करके देखने का यह जो धारा है, जो आदत बना रखी है हम लोगों ने, हमें इससे अलग हट करके रचनाकार ने जो दिया है उस रचना के दिए हुए के बहाने, उसके माध्यम से उस समय एवं समाज को समझने की जरूरत है। प्रेमचंद एक बड़े रचनाकार है। प्रेमचंद जितने बड़े रचनाकार हैं उतने ही सजग रचनाकार हैं। मैं 2 बात कह रहा हूं। जब मैं बड़े रचनाकार कह रहा हूं तो उनके लेखन का जो दायरा है, उस दायरे को आप देखें तो जब वो लिख रहे हैं 1920 के आसपास से लेकर के 1936 तक, तो जो दायरा है यह लगभग 16 वर्षों का के आसपास का, 16, 17, 18 वर्षों का जो भी आसपास है। वो जो दायरा है, इस 16, 17, 18 वर्षों में वो पूरे भारतीय जनजीवन के लगभग सभी समस्याओं को सामने लाके खड़ा करते हैं। आप नहीं देख पाएंगे कि प्रेमचंद में उस समय के या उस समय के जनजीवन की कोई ऐसी समस्या हो जो प्रेमचंद में नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेमचंद जैसे एक बड़े सजग रचनाकार के रूप में अगर देखा जाए, और विशेष करके मैं बात करूंगा उन अध्येताओं से जो अध्येता प्रेमचंद को लेकर के काम कर रहे हैं या प्रेमचंद को लेकर के जो अध्ययन कर रहे हैं, हमें 3 चीजों से रूबरू होते हुए प्रेमचंद को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। किसी रचनाकार को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम कहें तो उसका लेखन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और प्रेमचंद का जो हिंदी आगमन है, वो हिंदी आगमन, मालिक आपको ध्यान होगा कि वो वाया उर्दू होता है। वो उर्दू से हिंदी में आते हैं। जी जी सर। जब उर्दू से हिंदी में आते हैं तो उर्दू से हिंदी में आने पे आप महसूस करेंगे कि वो केवल उर्दू से हिंदी का तर्जुमा नहीं है, केवल अनुवाद नहीं है, बहुत जगह संदर्भों में बदलाव है। जब कोई रचनाकार, आप जब अपना एक आर्टिकल लिखते हैं और उसको बार बार काट करके उसको नया करते हैं, इसके पीछे आपकी एक मंशा होती है, आपकी आपकी एक सोच होती है कि यह शब्द यहाँ शायद महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी नहीं है, इसलिए सिर्फ ऐसा करना चाहिए। आप देखें कि जब प्रेमचंद भी लिखते हैं तो प्रेमचंद के लेखन में भी यह तमाम विचलन दिखाई देता है, चाहे उनकी कहानियां हों, चाहे उनके उपन्यास हों, चाहे उनके नाटक हों। लिखा उन्होंने, उसमें कहानियां उन्होंने अधिक लिखी। कहानियों को लेकर के भी आप सोचेंगे, जब हम प्रेमचंद पे चर्चा कर रहे हैं, हम सूरदास पे भी चर्चा करेंगे, रंगभूमि पे चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे रचनाकार प्रेमचंद हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। कभी कभी किसी ने नहीं कहा कि इन्होंने 298 कहानी लिखी या 304 कहानी लिखी।
ऐसी कौन सी गणित थी जो जो हिंदी के अध्येताओं को आज तक समझ में नहीं आई? उन सबके कहानियों की तो संख्या होगी, चाहे वो 298 होगी, 297 होगी, 296 होगी, 315 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। गणित कहते हैं कि 300 के लगभग कहानियां लिखी। ऐसी कौन सी गणित है जो आज तक हिंदी के लोगों को समझ में नहीं आई कि वो मामला है क्या, 297 है या 304 है? कहीं ना कहीं यह लेखन में जो उनका उनका उनकी जो कहानियां हैं, उन कहानियों की संख्या को लेकर के आप पाएंगे तो किसी रचनाकार ने, किसी भी इतिहास लेखक ने, किसी भी प्रेमचंद के अध्येता ने ये नहीं बताया। उसने लगभग 300 कहानियां लिखी। उन कहानियों में जो जो अंतर मुझे दिखता है, जो कहानियों में जो समस्या मुझे दिखती है, वो लगता है कि जो कहानियां उर्दू से हिंदी में आई, कुछ कहानियां उर्दू से हिंदी में आई जो तर्जुमा होकर के आई, कुछ बदलाव के साथ आई, कुछ नाम परिवर्तन के साथ आई, कुछ एक ही तरह के कंटेंट को लेकर के दो कहानियां आई। के रूप में हमें बड़ी बड़ी बारीकी से चीजों को देखना चाहिए। और जब हम बड़ी रचनाकार की शल्य क्रिया करने चलते हैं, प्रश्न करने चलते हैं, तो बड़े सावधान होकर चलना चाहिए। तो अगर एक बड़ा रचनाकार अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे उसकी बड़ी सजगता है। और जो कहानियों का मैंने कहा अंतर है, उसके पीछे उर्दू और हिंदी का फासला है। और वही इसी नाते वो कुछ लोग उसे 299 तक पहुंचाते हैं, कुछ लोग उसे 302 तक पहुंचा देते हैं, लेकिन लगभग 300 कहानी सब कहते हैं। उस पे कभी बाद में चर्चा होगी तो उन कहानियों पे मैं करूंगा चर्चा। एक बड़ी अच्छी रचना है, इस संदर्भ में मैं क्योंकि तमाम विद्यार्थी भी जुड़े होंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। एक प्रेमचंद की कहानियों को लेकर के एक पुस्तक आई जिसे समक्ष के नाम से छापा गया, और वो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, जिसमें मुश्ताक अली और प्रेमचंद के परिवार के ही आलोक राय के संपादन में वो आई थी। उस पुस्तक को देखें तो एक तरफ उसके बाएं पन्ने पे उर्दू वाला अंश है जो देवनागरी में लिखा हुआ है, तो दाहिने अंश पे हिंदी वाला। और समक्ष में पाएंगे कि उर्दू से हिंदी में जो उनका विचलन हुआ है, जो उर्दू से हिंदी में जाने पर जो बदलाव उन्होंने किया है, उस बदलाव को आप पाएंगे। और आप हर बदलाव के पीछे आप जाएं तो हर कहानी में, चाहे वो पूस की रात हो, चाहे वो कहानी कफन हो, चाहे कोई कहानी हो, उसके पीछे के जो नहीं कहा गया है, उससे छुपे हुए यथार्थ को निकालना हिंदी के विद्यार्थियों का, हिंदी के नेताओं का काम है। क्योंकि हम काम करने चलते किसी रचनाकार पर बड़े सजग होकर बने कार्य करना चाहिए। तो बस यही बात करें तो जब हिंदी प्रेमचंद के उपन्यासों की चर्चा होती है तो एक बात बड़ी जुबान पे बड़े गहरे ढंग से, बड़े जोर से कहा जाता है, लाउडली कहा जाता है कि प्रेमचंद जो है वो भारतीय किसान का जो चित्र उन्होंने गोदान में उभारा है, गोदान को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं। उसके 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 साथ में देखा जाए तो बाकी सब उपन्यास थोड़ा सा दब जाते हैं और उस पर कम चर्चा होती है। आज हम रंगभूमि की चर्चा करना चाहते हैं। जितनी चर्चा अगर कहा जाए तो गोदान पे हुई, उतनी चर्चा रंगभूमि या किसी उपन्यास पे नहीं हुई। उसके पीछे का भी एक मंतव्य है। जिस 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 बात को आप कह रही हैं कि बदलाव तो होना चाहिए, जिस बात को आप कह रही हैं कि जो जो बदलाव है वो बदलाव जो समाज का है, जो जो हमारे संस्कृति का है, जो हमारे हमारे जीवन मूल्यों का है, उन मूल्यों और समाज के बदलावों को ठीक से समझने की जरूरत है। तो उसके पीछे कहीं कहीं से आप पाएंगे कि यह जो एक प्रकार की शक्ति होती है। आज के जमाने में आप मीडिया के समय में जी रहे हैं और मीडिया मीडिया आपको यह विवश कर देती है कि आपको यही देखना। इस 140 करोड़ के देश में जब आपको लगता है कि एक शाम पूरी मीडिया आपको एक किसी बोरवेल में, एक किसी किसान के हत्या में, एक किसी जगह दुर्दांत जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उनमें पूरी उलझा देती है, तो इसके पीछे का जो कल्चर है, जो जो उसके पीछे की जो संस्कृति है, वो संस्कृति यह है कि आपको सही जगह तक पहुंचने नहीं दिया जाता। आपको गलत रास्ते में भटका करके आपको जाना जहां है बता देते हैं कि रास्ता बाएं वाला जाता है, इधर से चले जाइए, फिर आप सत्य को नहीं देख पाते, सत्य आपसे छूट जाता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में उस सत्य की
परछाई हैं उस सत्य के पते दिए हुए हैं, इसलिए उस सत्य के पते से हम विद्वान लोग बड़े आसानी से लोगों को मोड़ के दूसरी दिशा में ले चले जाते हैं को सत्य का दर्शन न करने। जैसे जैसे मैं आपने कहा कि जो यह उपन्यास है रंगभूमि, इसमें बड़ी अच्छी एक भूमिका वो इसमें वागर्थ में प्रकाशित हुई थी जिसे शंभुनाथ जी ने लिखा था, और उन्होंने यह सवाल उठाया कि आखिर क्या बात है कि रंगभूमि के 100 साल हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि को 100 साल बाद याद करने का क्या अर्थ है, जबकि गोदान ने कई दशकों से उसे बौद्धिक पिछवाड़े में डाल रखा। उसी समय उनके नाटक करबला को भी कोई याद नहीं करता। जब हम ऐसी कृतियों पर बात करते हैं तो लंबे समय से चर्चा के बाहर हैं, पर कभी वे मील का पत्थर थी, तो यह निश्चय ही मानवता में मौजूद अदम्य साहस और कुछ घायल सपनों को फिर खोज लाना। मेरा जोर इस बात पर है कि जो मानवता में मौजूद अदम्य साहस है और कुछ घायल स्वप्न है, उन स्वप्नों को फिर से खोज लाना रंगभूमि की खोज है। आप रंगभूमि की बात करते हैं तो रंगभूमि को हम गोदान को कमतर नहीं कह रहे हैं, लेकिन रंगभूमि में उन चीजों को खोज के लाना, उन घायल प्रश्नों को फिर से खोज के लाना है। घायल प्रश्न कौन से प्रश्न हैं? उन प्रश्नों की अगर आप देखें चर्चा करें तो उन घायल प्रश्नों में सबसे बड़ा सवाल होता है वह है सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का सवाल। इसलिए कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हम यह बात कहते हुए भी एक राजनीति करते हैं। हम सभी यह कहते हैं कि यह मीडिया, यह सोशल मीडिया बहुत खराब है, यह बात कहते हुए हम सोशल मीडिया पे ही कहते हैं। ये कहते हैं कि मोबाइल बड़ा ही खराब उपकरण है जो बच्चों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है, इसका डाटा भी हम उस मोबाइल से ही लेते हैं। इसी तरह की विडंबना का समय, अजीब तरह के कहना कि दुर्निवार समय, जिसमें कि हम अजीब तरह की हिपोक्रेसी के समय में जी रहे हैं। हम हिपोक्रेसी के समय में जीते हैं जब हम छद्म जीवन जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो सत्य से पीछे भागते हैं। और यही कारण है बहुत से साहित्य की चर्चा हम इसलिए नहीं करते हैं कि वो सत्य का दर्पण है, वो सत्य दिखाते हैं, और हम जो अभ्यस्त हो गए हैं उसे, जो छद्म रास्ते हैं उनसे उनके अभ्यस्त हो गए। ये पूरा का पूरा समय आप देखें कि जो समय था 1920 के आसपास का समय, लिखन का समय हमें लगता है वो 1922 से 24 के बीच में उपन्यास लिखा गया। तो 1920 यानी कि उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि प्रेमचंद के पास 20 के आसपास बननी शुरू हो जाती है। मैं करता हूँ 1920 का समय कौन सा समय है? उसका समय वह समय है जब भारत में गांधी एक नए स्वप्न की तरह से आते हैं, एक नई संभावनाओं को लेकर के आते हैं, एक नए संकल्प को लेकर के आते हैं। और उस समय में जब पूरा की पूरी कहना कि हिंदुस्तान की जमात, पूरे पूरे सबके सभी लोग उनके विश्वास होकर उनके पीछे चलने लगते हैं। वो समय है जब अंग्रेजों ने भी अपनी एक नई चाल बदली है कि जब वो चाहते हैं कि भारत में थोड़े बदलाव के साथ हम यहाँ रहने लगे, और वो विकास के नाम पर थोड़े मोड़े काम भी भारतीयों के करने लगे हैं और भारतीयों के हित की सोचने लगे हैं। वो इसके पीछे उनका एजेंडा यह है कि वो लंबे समय तक रहना चाहते हैं। आप राजनीति में इसको आज समझिए, है वो सबका चाहती है कि हम थोड़े मोड़े इनके मन को बहला करके, इनके मन की बात कह करके हम बने रहें। वो हमारी हित ऐसे नहीं है। वो चाहते हैं अपने 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 जो है वो को बचाए रखने, अपने को बने रहने की चाहत में है। दूसरी तरफ जो गांधी है वो एक नए प्रकार की संभावना, एक नए प्रकार के उम्मीदों के साथ आते हैं। रंगभूमि में देखें, रंगभूमि में सूरदास आता है, सूरदास की स्थिति ऐसी ही संभावनाओं की, ऐसी ही उम्मीदों की स्थिति है।
इसलिए जो जो कहा जाए कि जिस जिस समय लिखा, उस समय जो किसानों का आंदोलन है, स्वराज की गूंज है, जो है इसका इसका प्रभाव रंगभूमि पे दिखाई देता है। रंगभूमि मात्र एक कथा नहीं है, बल्कि वह सामाजिक व्यथा है जिसमें बदलाव की जरूरत है। इसी बदलाव की जरूरत से हम मुंह मोड़ने वाले लोग जो उसको उसी दिशा में लेके चले जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं रंगभूमि क्यों करते हैं, गोदाम में बड़े अच्छा उपन्यास नहीं। कल आप गोदाम की चर्चा करेंगे तो कहेंगे नहीं गोदाम पे चर्चा क्यों करते हैं, आप जाइए वो तो बड़ा अच्छा गौर उपन्यास है। और आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि अपने प्राइम टाइम में मीडिया के समय में जहां आपको डाइवर्ट कर दिया, जहां आपको मूल समस्याओं तक रहने ही नहीं दिया जाता, मूल समस्याओं को समझने नहीं जाता, सत्य को समझने नहीं दिया जाता। ये सोचिए समझिए, इसकी एक बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि है। रंगभूमि को चर्चा करें तो देखें तो एक प्रकार का जो समाज दर्शन उसमें दिखाई देता है, जिसमें जिसमें जो आज की जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, वो समस्याएं ठीक वैसे ही 1920 और 1922 के आसपास भी हैं। वो बदला है समस्याओं का, केवल समस्याएं जस की तस वैसी ही। तो सामाजिक बदलाव की बात करता है, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, जिस प्रकार के प्रेम की बात करता है, जिस प्रकार के भाईचारे की बात करता है। उसे उसे सम्मान से नैतिक रूप से प्राप्त होती है, और उस लड़ाई में वह जुड़ता है किससे, तो अपनी जमीन से जुड़ता है। जो खाना बनता है उसकी जमीन बनती है। और आज हमारी जमीन ही कटी हुई है, इसलिए रंगभूमि कटे हुए जमीन के समय में रंगभूमि बड़ी ही प्रासंगिक उपन्यास है, अत्यंत प्रासंगिक उपन्यास है। जहां अभी जमीन से कटा हुआ, जहां अभी जमीन से कटता चला जा रहा है, और उसे एक बड़ी अच्छी बड़ी लुभावनी दुनिया दिखाई देती है कि जिसमें वो लगता है कि आगे चल करके वो बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा है। बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए आपने उनको पढ़ा है, ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनको लेकर के हमें चर्चा करनी चाहिए। भूमि किस लिए, आज सरकार कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा एक नारा होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके लिए और किसका डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट किसके लिए आप कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं, उसका उसके पीछे का एजेंडा क्या है आप देखें तो। जैसे जैसे उन्होंने कहा कि वहां उसकी जमीन पे जो कारखाना लगना है वो लगना है कारखाना सिगरेट का। वह जमीन जो गांव के भाईचारे, गांव के बंधुत्व, गांव की सामाजिक समरसता, गांव के सबके उपयोग के लिए थी, उसका उपयोग किस लिए होता है, तो वह बनता है कि वो जो ऐसी ऐसी चीज के उत्पादन के लिए जो समाज में वर्जित है, समाज में उपयोगी नहीं है, जो समाज को रोगी बनाता है। इसलिए इसलिए जो प्रेमचंद का जो लगाव है वो भूमि का लगाव है। प्रेमचंद के सारे उपन्यासों में आप देखें जो उनका लगाव जमीन के साथ होता है। ने कहा कि किसान से मजदूर होने की कथा, किसान से मजदूर होने की कथा प्रेमचंद से अच्छा कौन लिखता है जब वो होरी को लिखते हैं। जिस धन की लालसा में वह सारे कर्म को कर्म करता है, उसे गाय के बिना वो मर जाता है, मरता है मजदूर होकर के, और वो भी ऐसी सड़क बनाने में जो गांव से शहर को जोड़ती है। जिस शहर को लेकर के कह रहे हैं कि पांडेपुर जो गांव है, तो पांडेपुर पूरा शहर हो गया है। वर्तमान समय में पांडेपुर को कोई गांव नहीं कह सकता, बल्कि पांडेपुर से 10-20 किलोमीटर आगे तक पूरा शहर है बनारस का, क्योंकि उस समय वो गांव था। और इस पांडेपुर से जो उनका गांव था वो और भी दूर इलाके में था, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में था, 15-20 किलोमीटर के आसपास लमही। वो लमही को नहीं चुनते हैं, पांडेपुर को चुनते हैं, क्योंकि पांडेपुर उस गांव और शहर के बीच का एक मध्य बिंदु है, जहां से शहर भी जुड़ता है, जहां से गांव भी जुड़ता है।
इसलिए जो 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 उन्होंने कहा किसान से मजदूर होने तथा जो गांव से शहर को जोड़ती हुई सड़क पे बनाने में होरी मर जाता है, पूरे का पूरा हिसाब किताब अगर देखा जाए तो वह जो समाज के, जो किसानों के, जो जो गरीब लोगों के खिलाफ जो काम करते हुए जो पूंजीवादी व्यवस्था उसके स्थापन की, उसी में संघर्ष करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं। इसलिए प्रेमचंद रचनाकार बनते हैं। वो पूंजीपतियों के साथ, पूंजीपति मानसिकता के साथ, पूंजीवादी मानसिकता के साथ संघर्ष के लेखक हैं। पूंजीवाद के साथ जो जन संघर्ष है, उस जन संघर्ष और उसके साथ जो बदलाव, उस बदलाव के रचनाकार है प्रेमचंद। इसलिए प्रेमचंद एक बड़े रचनाकार। प्रेमचंद की गलतियों की बताऊंगा, चर्चा करूंगा। प्रेमचंद ने तमाम गलतियां भी की हैं अपने लेखन में, लेकिन नया रचनाकार जब बड़ा हो जाता है तो उसकी छोटी गलतियां बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि उसका उद्देश्य बड़ा होता है। जब बड़ा उद्देश्य लेकर के हम कोई काम करते हैं तो उसमें छोटे काम भी कभी कभी हो जाते हैं। इसलिए जो बड़ा, जो बड़प्पन है, जो उद्देश्य है, जो 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 दृष्टि है, उन दृष्टियों की भी चर्चा, उन पे बात करनी चाहिए। किसी का कहें तो जो उसमें की जमींदारी प्रथा है, उपनिवेशवाद है, जो पूंजीवाद है, उसको पूरी तरह से प्रेमचंद लड़ते हैं। प्रेमचंद का जो मित्र है, उस पात्र के अंदर प्रविष्ट है प्रेमचंद। प्रेमचंद कहीं होरी अलग से नहीं आया, होरी प्रेमचंद नहीं है। और जो भी प्रेम होरी करता है वो उसे प्रेमचंद करवाते हैं। हर लेखक अपने पात्र में प्रवेश करता है। कहते हैं वो तो कहते हैं कि कला सृजन की प्रक्रिया में जब बात करते हैं, कहते हैं कि उसके 3 क्षण होते हैं और हर क्षण में वह रचना की ओर उन्मुख होता है और अंत में उस रचना में प्रविष्ट करता है और उस रचना को होने तक वो लगातार उसमें बना रहता है। तो हर लेखक, बड़ा लेखक होता है, बड़ा लेखक अपने पात्रों में प्रवेश करके अपनी बात कहता है। तो अगर सूरदास के रूप में अगर प्रेमचंद प्रवेश करते हैं तो वह प्रेमचंद है, और जो समस्याएं हैं वो समय की समस्याएं हैं, उस समय के, जिसे आप उपनिवेशवाद कह लें, पूंजीवाद कह लें, उनकी समस्याएं हैं। आज भी बंगाल तो इस मामले में जाना जाता है कि जिस तरह से जो कारखानों के बनने और कारखानों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ है, अनुभव में भी सिगरेट कारखाने के नहीं बनने देने और उस जमीन को न देने का संघर्ष है। वहां कोई बड़ा पूंजीपति नहीं है, वहां जो उस समय का पूंजीपति, आज का समय का बड़ा पूंजीपति और बड़ा होता है, संघर्ष और बड़ा होता है। वैसे कहें तो जैसे कैसे अपने उपन्यासों में ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे पूंजीवाद, कैसे पूंजीवादी मानसिकता अपने समय के तमाम अन्य जो काम करती हुई मानसिकताएं, उन मानसिकताओं पे विजय प्राप्त करके उनको झुका देती है, उन्हें उन्हें मजबूर कर देती है। ऐसे ऐसे समय के साथ जब प्रेमचंद लिखते हैं, अगर का समय अगर हम देखें तो कई बार आज भी ऐसा लगता है कि कहीं प्रेमचंद हमारे बगल में खड़े होकर के सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, और वो फिर वो उसी रूप में कहीं और अपने अपने खुल के सामने आते हैं। चाहे वो महेंद्र सिंह के माध्यम से बातें कहते हो, चाहे जहां सेवक के माध्यम से बातें कहते हो, उन समस्याओं के माध्यम से प्रेमचंद वह बात कह रहे हैं जो समय के लिए जरूरी है। आज की बड़ी परियोजनाएं बनती हैं वो हमारी आपकी सहमति से बनती हैं। हमारे आपकी जमीनों के अधिग्रहण का जो प्रस्ताव बनता है कि हमारे आपसे पूछ के, इसलिए अगर हम देखें तो समय का बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन प्रवृत्तियों का बदलाव नहीं हुआ। जब प्रवृत्तियां नहीं बदलती हैं, केवल समय बदलता है, तो लेखक जो लिखता है अपने आप बड़ा हो जाता है, वह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
धर्म और राजनीति आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। धर्म और राजनीति का जो ताना बाना बना हुआ है, अब देखें कि प्रतिदिन जो हमारे अखबारों में आता है, जो हमारे मीडिया में आता है, जो हमारे समाचारों में, हमारे आसपास घटित होता है, समाज को बनाने के लिए जिस धर्म की आवश्यकता है, उस धर्म की चर्चा कोई नहीं करता। समाज को निर्मित करने के लिए, जो जन सुविधाओं के लिए, जन समस्याओं को लिए खड़ा होने की जो राजनीति की आवश्यकता है, उसकी बात कोई नहीं करता। हर राजनीति, हर दल और हर प्रकार का जो धार्मिक समुदाय है, वह अपने अपने हितों के और अपने वर्चस्व की बात है। इसलिए जब आप कहते हैं ऐसे रचनाकारों को जो कालजयी हैं, जो कालजीवी हैं, जो काल को भी पार करके आगे निकल जाते हैं, वो इसीलिए निकलते हैं कि उनके रचनाओं में वे शब्द, वे भाव दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के शब्द बोलते हैं, प्रेमचंद की भाषा बोलती है, प्रेमचंद के शब्दों में सुगंध मिलता है। जब हमारे अध्यापक पढ़ाते थे, कफन की पंक्ति को कि क्या गर्मा गर्म पूड़ियां, कचौड़ियां, रायता, मिठाई, ऐसा लगता था जैसे कि हमारे सामने थाली में रखा हुआ हो। वो भाषा नहीं है, वो भाषा का मूर्तिकरण था। उनके पास वह स्किल है, वह क्षमता है, वह उनके पास वह कौशल था, जहां उनके शब्दों में गंध आते हैं, उनके शब्दों में आवाज निकलती है, उनके शब्द हमारे सामने खड़े होकर मूर्त रूप में दिखाई देने लगते हैं। प्रेमचंद जब सूरदास का संघर्ष की गाथा शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि संघर्ष में हम भी खड़े हैं पीछे से सूरदास की। ऐसे इसमें लगता है कि बड़े करीब से हमारी भावनाओं को स्पर्श करते हैं। इसके लेखकों की बड़ी समस्या यह है कि हर चीज समझाते हैं, लिखते कम है, समझते ज्यादा है। लेकिन लेखकों की अच्छाई यह है, बड़प्पन यह है, इसके जाने जाते हैं कि हम लिखते हैं, हम खुद समझते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंतराओं के बीच में, शब्दों के बीच में है, जो नहीं कहते वो भी हम समझ लेते हैं, हमारे पाठक समूह समझ लेते हैं। इसलिए वह ठूस ठूस करके शब्दों का नहीं है, बल्कि वो भावनाएं हैं जो मूर्त रूप में वहां खड़ी हुई। इसलिए मुझे लगता है कि इसको देखा जाए इस रूप में भी तो प्रेमचंद की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बनती है। आज 100 वर्ष बाद तो हम रंगभूमि की चर्चा कर रहे हैं, तो लगता है कि आज भी अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भाईचारे को बचाने के लिए हमें फिर से उसी रूप में संघर्ष करते हुए खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि जो समाज है, जो लोग हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो नीति नियामक हैं, वो आज कहीं ना कहीं से उन चीजों से गलत, या उनके पास जो चीजें पहुंचाई जा रही हैं गलत पहुंचाई जा रही हैं, या जो राजनीति है गलत दिशा में उसको पहुंचा रही है। मनुष्यता को, मानवता को स्थापित करने के लिए अगर सच्चे मन से हम बदलाव और उसकी बात सोचते हैं, तो हमें प्रेमचंद जैसे रचनाकारों को फिर से पढ़ना होगा और रंगभूमि जैसे उपन्यासों की फिर से चर्चा करनी। रंगभूमि के 100 साल इसलिए नहीं है कि हम उत्सव करें, रंगभूमि के 100 साल इसलिए हैं कि हम अपनी चेतना को जागृत करें, अपने मंतव्य को स्पष्ट करें कि हम चाहते क्या है, जो चाहते हैं उस दिशा में हम कार्य करें। इसकी भावना विकसित करना ही ऐसे ऐसे रचनाकारों, ऐसी महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ने का उद्देश्य होता है। मैं बहुत सी बातों को न कहते हुए अंत में एक बात कहता चाहता हूं कि प्रेमचंद वे रचनाकार हैं जो अपने समय के साथ जनता के संघर्ष व समाज के बदलाव के पक्षपाती हैं। वह समाज जो किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होकर के
अपनी स्वतः विकसित चेतना पे आगे बढ़ना चाहते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे एक जगह और जाना था और आप सबने मुझे आमंत्रित किया और प्रेमचंद को पढ़ना मैं फिर कहता हूँ विद्यार्थियों से नए सिरे शुरू करना चाहिए और अंतराल को देखना चाहिए। जो अंतराल हैं उन अंतरालों को भी देखने की कोशिश करना चाहिए और सिर्फ प्रेमचंद में नहीं है, बहुत से रचनाकारों में दिखाई देता है। तो उनको बारीकियों को समझने की जरूरत है। उन्होंने जो कहा उसे ही कह देने से हमारा काम नहीं चलता, बल्कि जो नहीं कहा उसे समझना हमारे समय की जरूरत है, उसे समझना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ। पाल जी को